16। जमाना बदल गया है। कितना भरा है यह आकाश की जैसे मेरे ऊपर काले रंग का सायेबान तना है। चारों ओर घटाटोप अंधेरा है और बिजली की कौंध की जैसे आंख मिचोली कर रही है। मेघधार बनकर जरूर बरसेगा और आकाश पाताल एक करेगा। ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान ने लोगों से विदा मांगकर अपना रास्ता नापा है। कहाँ, कैसे, किस दिशा की ओर और किन परिस्थितियों में। परिस्थितियों की बात छिड़ गई तो मुझे आसपास के वातावरण का भास होने लगता है। फर्क केवल इतना है कि इस भीगे मौसम में यहाँ कमीज पायजामा में आसानी से हाथ पांव पसार कर बैठा जा सकता है बिना किसी प्रकार की ठंड महसूस किए, किंतु वह फिरन आखिर कश्मीरी जो ठहराना, वह तो अब फिरन विरन पहनने का जमाना नहीं रहा। ज्यादा ठंड में यहाँ गाउन वाउन लगाने का रिवाज है और जब जिसके पास वहाँ से लाया पुराना फिरन धरा हो तो वह वही पहनता है। वो पहनकर यहाँ जोकर लगता है। समय समय की बात है और स्थान स्थान की चाल है। फिर भी यहाँ फैशन और डेकोरेशन के रूप में संसार प्रसिद्ध हो गए हैं और वह है कांगड़ी और फिरन। बस यदि कोई सैलानी वैलानी यहाँ आता है तो ये दो चीजें न सही, इनका रंगीन फोटो लेकर सौगात वोगात के रूप में अपने साथ लेता है। इनके बिना वह अपनी यात्रा अधूरी मानता है। ठठाक ठठाक कैसी दिल दहलाने वाली गर्जना हुई मेघ को चीरकर बिजली की कौंधने के बाद। हे राम, हे शारिका भगवती, हम प्रवासी हैं, आपके श्री चरण छोड़कर यहाँ आए हैं। हम पर यह गाज न गिरा दे। इधर हम आपका ही नाम लेकर यनकेन प्रकारेन दिन काट रहे हैं, नहीं तो पूछने वाला कोई नहीं। उर्दू, मुझे तो इस किराए के कमरे की एकमात्र खिड़की बंद करनी पड़ेगी। पर्दे अर्दे से इसके छेद ढक लेने हैं, नहीं तो यहाँ की बारिश पर कोई भरोसा नहीं। ये जब बरसती है तो दीवारों में छेद करती है, फिर भी यह सारा साल रूठती है और पीने के पानी का अकाल पैदा करती है। बूंद बूंद के लिए सब त्राही त्राही करते हैं। इधर यह नन्हा सोया है, अभी अभी रो रोकर बेहाल हुआ जा रहा था, किंतु यहाँ बच्चे की माँ का कोई ठिकाना नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। जैसे कश्मीर से आकर यहाँ उसी को आज़ादी मिल गई है। मुझे अभी तक साइकिल वाइकल चलाना नहीं आता है और वह सारे शहर में सिकुटी विकुटी पर घूमती है। वह तो करती है हवाखोरी और मुझे बनाया है गुलाम। मैं कहाँ तक जान खा पाऊँ, घर भी देखूं और बच्चा भी। उसके लिए एरेक्स फेरेक्स बनाऊं या गीले कपड़े सुखाऊं। आखिर यह कहाँ की दोस्ती है। ये काम तो मेरा नहीं है। मैं तो इसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं उन आत्ताइयों से जान बचाने के लिए आया हूँ जो मेरे वतन को शमशान बनाने में आज भी कार्यरत हैं। नहीं तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, हम तो वहाँ मजे में थे। नन्हे को देखने के लिए क्यों नहीं बुलाती यह सासू माँ को, मगर उसने भी यहाँ आकर चतुराई से काम लिया। पता नहीं यहाँ आकर हर एक महिला के पर कैसे आ गए। उसने रेलवे में पहली बार घूमने का बहाना बनाकर मुंबई में अपने दूर के रिश्तेदारों के पास विश्राम किया और अब यहाँ आने का नाम तक नहीं लेती। सोचता हूँ कि अपने गांव से वो कभी श्रीनगर नहीं जाती थी और यहाँ से वह सीधे मुंबई पहुँच गई। इस पर तुर्रा ये कि मुझे यहीं छोड़ दिया जैसे मैं उसका कोई नहीं हूँ। मुझे इस नन्हे को संभालने पुचकारने में व्यस्त रखा है अपनी इस चहेती बहुरानी को खुश रखने के लिए। यहाँ सासू माँ के भी पर आ गए हैं और बहुरानी के भी। बीच में फंस गया हूँ मैं। न जाने बहू के किस गुण से वह प्रभावित हुई है, वरना गांव में वह इसको सुबह से शाम तक नौकरानी की तरह घर का हर काम करवाती थी, किंतु यहाँ उल्टी गंगा बहती है। यूं समझिए कि मर्दों ने घूंघट काढ़े हैं और महिलाओं ने लांग बूट पहने हैं। मर्द जोरू का गुलाम बन गया है, उसके आदेश का पालन करना उसकी नियति ही नहीं धर्म है। यहाँ मेरे बेटे पर भी यह कानून वानून लागू हो गया है। उसकी क्या मजाल कि वो पत्नी के सामने किसी तरह का वाद विवाद करे। वो तो आंखें नचाकर उसकी तूती बंद करने की क्षमता रखती है। वो तो इस काम में माहिर वाहिर है। चलिए, मेरे इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी तरह पति पत्नी सुख चैन से रहें, यही मेरे लिए गर्व की बात है। किंतु इस समय मैं बुरी तरह फंस गया हूँ।
मैं तो फंसने वाला नहीं था, मगर उसका रेलवे की हवा लगने से और फिर यहाँ से सीधा मुंबई जाना, इसी ने मुझे बादशाह से गुलाम बनाया है। नहीं तो वे भी दिन थे जब मुझसे किसी तरह का अभद्र या बुरा व्यवहार होने पर मैं किसी की खोपड़ी पर अखरोट फोड़ने की स्थिति में था। यदि ब्लड प्रेशर चढ़ता तो पत्नी पर बरसकर अपने आप ठीक होता, किंतु यहाँ ऐसी अफसरशाही नहीं है। यहाँ सब आज़ाद हो गए हैं, न अफसरशाही है और न नौकरीशाही। चलिए ठीक है, जमाना बदल गया है, यह मुझे भी मान लेना चाहिए। मुझे भी बदलते जमाने के साथ अपने को ढालना चाहिए, किंतु ऐसा तभी संभव है जब हर एक अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। यदि यह री री रियाहट मेरे कानों में 24 घंटे बजती रहे तो गोविंद जू से काम नहीं होने का। मैं तो अब जवान नहीं हूँ, अगले महीने मेरा 80वां जन्मदिन है। भला इस उम्र में कोई बच्चा संभाले, ये क्या विश्वास करने की बात है। जब मेरे बच्चे हुए तो उनके संभालने का काम माँ का था। हाँ, शाम को कोर्ट कचहरी से आने के बाद उनसे गले लगता था, किंतु इस समय ये नन्हा न बाप का है न ही माँ का। इसकी देख रेख व चुप करवाना दादा का काम है। क्यों, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आता। शायद इसलिए कि बुढ़ापे में मूल राशि से ब्याज पर ज्यादा प्यार आता है। मूल राशि अपनी है ही, किंतु इस पर लगा ब्याज यदि अच्छी तरह बचाया जाए तो क्या पता यही बाद में सुख चैन का कारण बने। इस तरह की बातें सोचने के लिए मैं आज विवश हूँ, वरना पेड़ पर ताजे व मीठे अंगूर होने पर भी मुझे कहना पड़ता है कि ये खट्टे हैं। इस समय मेरा यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। बेटा तो जरूर है, किंतु वो स्वयं पत्नी के इशारों पर नाचता है। वो तो गई है मुंबई और वापस आने का नाम तक नहीं लेती। वही इस बहुरानी जी से अच्छी तरह पत्ती, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मेरी कौन सुनेगा, उल्टा मेरी बदनामी की जाएगी। बूढ़ी का किसी जवान महिला के साथ बकवास करना, और वह भी नन्हे के बारे में कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इसको सब नादानी कहेंगे, मगर मेरा ऐसा सोचना भी कोई मतलब रखता है। ये क्या भी अर्थ गंभीर्य है। यहाँ मैं इसका मतलब दे दूँ तो कैसे। दरअसल इस क्या से मुझे वही आज़ाद कर सकती है, किंतु वह आए भी मुंबई से, यही तो समस्या है। वो तो रेलवे में 2 दिनों से सीधी यहाँ आ सकेगी। ये श्रीनगर नहीं कि वहाँ रेल नहीं जा सकती, किंतु सुना है कि वहाँ भी रेल आएगी। कब, ये दूसरी बात है। मैं इस वक्त उस शहर में हूँ जहाँ रेल कब की पहुँच गई है। यदि वह चाहेगी तो मेरी समस्या का हल यही निकल सकता है। वैसे आज तक मैंने कई समस्याओं का सामना किया है। मुझमें हौसला की कमी नहीं थी। चौका वासन से कपड़े वपड़े धोने तक मैं उसके काम में हाथ बटाता था। बच्चे छोटे थे और वह अकेली उनको अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी। उनका देखना मेरा भी धर्म था। आखिर मेरे ही गोश्त पोस्त से उनकी रचना हुई थी। कब और कैसे इनको खिलाना पिलाना है, इसकी मुझे भी चिंता लगी रहती थी। किंतु वह भी समय था जब मैं सेहतमंद था। घर में मुझे देखकर सब इसलिए डरते थे कि मैंने तगड़ी मूंछ रखी है। क्या मजाल कि मेरे सामने कोई दूसरी बात करने का साहस करे। घर में मेरी ओर इस तरह देखते कि जैसे हमारे साथ कब और किस तरह की बात करेगा। मैं समझता हूँ कि मेरी वह मूंछ कट गई और घर में शर्म व हया का पर्दा उठ गया। मेरी बोलती भी धीरे धीरे बंद होने लगी। अब मैं पूरे अधिकार के साथ अपने सिरहाने के ऊपर की चिड़िया से दिल खोलकर बातें करता था, किंतु यहाँ उसके पर आ गए और मेरा सोचे बिना फर उड़कर न जान न पहचान के संबंधियों के पास आराम से विश्राम करने लगी है, जैसे उन्हीं की कोख से पली बड़ी है या मुझसे शादी वादी के बाद मैंने उसके नाज नखरे नहीं उठाए हैं। इस उम्र में भी जो कहती है वह मैं मानता हूँ, जो मांगती है वह मैं तत्काल मयस्सर रखता हूँ। इसके लिए मुझे कोई भी दाम देना पड़े, वह देने के लिए मैं हर समय तैयार रहता हूँ। आखिर पत्नी को खुश रखना मेरा अधिकार ही नहीं, धर्म है। उसके बिना मेरा सब कुछ वीरान उजाड़ है। वही अब मेरा एकमात्र सहारा है। भगवान करे उसको मेरी उम्र लग जाए, नहीं तो यदि उसको कुछ हो जाए तो मेरी हालत बस वही होगी जो इस समय है। फिर भी मैंने आज तक कहा नहीं कि मैं उसको कितना चाहता हूँ। बदले में उसने भी मुझे इसी तरह का प्यार दिया है।
तू मैं तो होती रहती है, किंतु वह मानो बरसात में पानी बरसता है, कुछ घंटों के लिए। इसके बाद दोनों के दिल प्यार की हरियाली की तरह खिल जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आंखें टकराती हैं अपने आप और फिर कुछ मत पूछिए। दोनों की तन में स्फूर्ति का संचार होने लगता है। फूल महकने लगते हैं, हर तरफ ठंडी बयार की ताजगी महसूस होने लगती है। इस समय महानंद कौल की दयनीय दशा आंखों के सामने आने लगती है। वह मेरा हम उम्र है, दोनों हम नाले हम प्याले हैं। बेचारे की इस उम्र में पत्नी यमराज की प्यारी हो गई। अब तो स्थिति यह है कि वह न घर का रहा है न ही घाट का। सहारे के रूप में कोई नहीं है उसका, जबकि वह दादा भी बन गया है, नाना भी। ये बात नहीं कि उसको किसी ने छोड़ा है। बहू बेटे पोते पोतियां तो उसके पास आते हैं, किंतु काम के समय सब गायब। बस यही हाल जो इस समय मेरा है। बेचारा कहता था कि कश्मीर से आए एक दुकानदार से, जिसने यहाँ दुकान लगाई है, बुरन कश्मीरी छोटी सूखी मछली बनाने के लिए लाए हैं। ये बात आज 10 दिन पूर्व की है, किंतु घर में इनको बनाने क्या, हाथ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अजीब हालत है उसके घर वालों की भी। उसकी बहू अपने को लाडली कहती है। फटकना बीनना बनाना परोसना किस चिड़िया का नाम है वह तो जानती नहीं। बस उसके पास बना बनाया सब कुछ होना चाहिए। वह तो खाने का मजा लेना जानती है, किंतु खाना बनाना नहीं चाहती। उसकी जुबान पर हर समय लंच और डिनर रहता है। अब उसके बच्चों को भी बाजार में बने खाने की लत पड़ी है, चस्का लगा है। क्या भाग्य था महानंद कौल की इस बहू का। इस समय राज करती है अपने ससुराल में। नहीं तो शादी के समय मुझे ही पता है कि बिना किसी लेन देन के वह कैसे इस परिवार में आ गई और अनिच्छा से महानंद कौल ने इसको अपनी बहू बनाया। इसके मायका की आर्थिक हालत पतली थी और बाप ने कर्जा वर्जा करके इसकी शादी की, और यही अब सबों से कहती कि मैं मायके में लाडली थी। सच तो यह है कि वह हर चीज के लिए तरसती थी, और इस घर में आकर उसने वैभव देखा। किसी कमी का एहसास उसको नहीं होने दिया गया। यहाँ आने से पहले सूखी मछली जैसी लगती थी, और आज महानंद कौल के लाए बुरन को हाथ लगाने से डरती है। इनको बनाने से साफ इनकार करती है। यदि इस समय उसकी सास जीवित होती और वो इनको बनाती तो वह चट से इनका स्वाद लेती। किंतु हाय, वो इस समय जीवित नहीं है और महानंद कौल के बुरन खाने की बात सरे बाजार पड़ गई। क्या होता है एक आदमी को जब उसकी पत्नी इस दुनिया में न रहे, ये तो महानंद कौल ही जानता है। इस समय मेरी भी लगभग यही हालत है, मगर यह अस्थायी है। अभी वह जीवित है और इस समय इस आशा के साथ मेरे दिन कटते हैं कि वह आएगी और जरूर आएगी। किंतु उसकी अनुपस्थिति में ही मेरी इस बहूजी ने जो गुल खिलाए हैं वो तो मैं ही जानता हूँ। फर्क केवल इतना है कि महानंद कौल बुरन खाने के लिए तरसता है और मैं लगभग कच्ची सब्जी खाने पर विवश हूँ। सारी उम्र तो मैंने ऐश किए हैं, पूरे ढंग से खाया है पिया है। ये तो उसी का प्रभाव है कि आज मैं जवानों की तरह चल फिर सकता हूँ। किंतु इस समय मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। नन्हे की देखरेख करने की बातें मैं सोचता तक नहीं। वैसे सोचना भी नहीं चाहिए। उसका भार मेरे कंधों पर लादा गया है। किंतु सोचता हूँ कि ये उसको क्या हो गया है। सब्जी भात पकाने में उसको आध घंटा से भी कम लगता है, और वह भी 3 जनों के लिए। आखिर यह क्या इंसान है या मशीन। माना घर में सब कुछ मयस्सर है। बिजली से चलने वाला प्रेशर कुकर, रोटियां सेकने का खास गैस चूल्हा और तरह तरह की अन्य चीजें। किंतु तो भी जब से वह मुंबई गई है मुझे खाने में मजा नहीं आता। किचन में बना जो चीज खाता हूँ उसका मजा बासी बासी लगता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण हो सकता है। चूल्हा तो जलता है बस आध घंटे के लिए और इसके बाद बहूजी गायब। पहले तो ऐसा नहीं होता था। बस जब से वो मुंबई गई है और यह सिलसिला शुरू हो गया। वह तो चूल्हे में अच्छी तरह से रोंधती पकाती थी और हर दिन कोई नया पकवान बनाकर लाती। मगर बहू सब चीजें उबाल व कच्चा खिलाकर ही मेरा अभिनंदन करती है। कश्मीरी को छोड़ अब वह ज्यादातर डोगरी और अंग्रेजी में बातें करने लगी है। इन्हीं दिनों उसने जैसे सब जानने समझने की उम्र पाई है।
गृहस्थियों जैसे घर का काम तो उसका करना ही नहीं आता। त्राही त्राही, किचन में ठसाठस बर्तनों को खनकाना तो हो गई रसोई। चटाचट उबला सुबला खाना बनाया तो हो गई रसोई। इन दिनों मेरे लिए हर चीज़ परहेजी के अंतर्गत ही आती है। प्याज के साथ मांस मछली पकाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इस पर भी नमक और तेल कम, मिर्ची और अन्य मसाले डालने का भी प्रश्न नहीं। यदि डाला भी जाए तो वह नहीं के बराबर है। सब्जी चूल्हे पर ज्यादा देर तक नहीं रखी जाती क्योंकि बहूजी का कहना है कि इससे गैस जाया होती है। इसके विटामिन व प्रोटीन भी जाया होते हैं। यही कारण है कि खाना बनाने में आध घंटे से ज्यादा नहीं लगता। मेरी पत्नी की तरह सारे दिन का बसेरा किचन में नहीं होता। त्राही त्राही, समझने की बात है कि जमाना कितना बदल गया है। हमने तो ये विटामिन शिरामिन नहीं खाए हैं, किंतु भगवान की कृपा से इनसे ज्यादा स्वस्थ हैं और ये अपने को पहलवान समझने वाले अभी से तरह तरह की बीमारियों का मुकाबला करते हैं। पकी पकाए व लजीज खाना खाने से बेहतर वो विटामिन की गोलियां लेना पसंद करते हैं। जरा सा बुखार आ जाए तो डॉक्टर के घर की दस्तक देने की देर नहीं लगती और जब भगवान न करे कोई भयंकर रोग लग जाए तो अस्पताल क्या एम्स में भर्ती हो जाते। हम भी अपने समय के रुस्तम नहीं थे, हमें भी बीमारियां लगती थीं, किंतु हम इनका अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करते थे। उन दिनों आजकल की दवायां कहाँ थीं? हकीम की शरबत और किसी कंपाउंडर का दिया मिर्चा रोग निवारण के लिए अमृत माना जाता था। बुखार उतरने के बाद पहले रोगी को ब्रिजान चावल की पीक दिया जाता, इसके बाद पनभत नर्म भात और फिर आहिस्ता आहिस्ता गृहस्थी के पकाए व्यंजनों का स्वाद लेते थे। गृहस्थी में भी मांस मछली रोज नहीं पकती थी, पकती भी कैसे? उन दिनों सम्मिलित परिवार होते थे, उसमें कमाने वाला एक होता था और खाने वाले 10। फिर भी कभी कभार यदि मांस मछली पकती थी वह तो ढंग से तला भुना जाता था और फिर तरह तरह के मसाले डालकर छोंक बघार लिया जाता था। एक तरह का स्वाद और लिज्जत था उसमें। अन्य दिनों साग रोज पकता था और चटनी भर साग के साथ आराम से भात खाया जाता था। सब्जियों में साग ही एक ऐसी सब्जी है जो साल भर मयस्सर रहती है। इसलिए हिंदू व मुसलमान दोनों भगवान या खुदा से तहे दिल यही मांगते हैं कि यदि कुछ न दे मगर साग और भात साल भर मयस्सर रखे। किंतु मेरी बहूजी की राम रसोई भी देखिए, साग बनाना उसको आता ही नहीं। वह साग को सब्जी नहीं मानती, उसके अनुसार इसमें विटामिन नहीं होते। गोभी टमाटर प्याज शलगम कद्दू आदि को वह सब्जी मानती है नदरू को छोड़कर। नदरू और साग घास हैं, ये पौष्टिक सब्जियों में नहीं गिनी जाती। सच तो यह है कि आज से 50 साल पूर्व पंडित टमाटर प्याज या रोहन की ओर देखना तक नहीं चाहते थे। इनका सेवन करने से तमोगुण की प्रकृति होती है, मल मूत्र में तरह तरह के कीड़े पैदा होते हैं। साग भात और यदि इसके साथ नदरू भी हो तो सोने पे सुहागा। किंतु आजकल उल्टी गंगा बहती है। शायद इसी को कहते हैं कि जमाना बदल गया है, मगर जमाना नहीं बदला है बल्कि लोगों ने अपने नकली हाव भाव से जमाने की करवट लेने की कोशिश की है। यदि मेरी पत्नी साग पकाएगी तो बहूजी खाएंगी, उस समय साग को घास फूस नहीं कहेंगी, किंतु वह स्वयं पकाने के लिए तैयार क्यों नहीं होती। मांस के अन्य व्यंजनों का भी यही हाल है। कलेजी पेटी खरौड़े बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको देखकर बहूजी की तबीयत खराब होती है, किंतु जब मेरी पत्नी इनको बनाती है तो स्पेशल डिश कहकर चट से इनका मजा लेती है। उस समय तबीयत खराब नहीं होती, हाथ मैले नहीं होते और मांस पकता है तो इसके बनाने में वो विशेष रुचि लेती। मांस पकाया जाता है और वह भी शोरबा के रूप में। मुझे उसका पकाया खाना कभी रास नहीं आया, मजबूर हूँ, क्या करूँ। जैसे तैसे सुबह शाम 2-4 कोर निगल लेता हूँ। पापी पेट है ना, इसमें कुछ भरना है। यहाँ स्वाद वाद का कोई प्रश्न नहीं। स्वाद नाद तभी आएगा जब वो मुंबई से आकर स्वयं खाना पकाएगी। उसी को मेरे मिजाज का पता है, बहूजी को भी पता है, वैसी बात नहीं, मगर वह 2.5 अक्षर पड़ी है न, मुझे उसी से दबाना चाहती है। विटामिन शिटामिन की बातें तो तभी करती है
जब से वह मुंबई गई है, मैं मूक बनकर उसको ही सुनता हूँ। प्रतिवाद में करता ही नहीं। यदि मैं ऐसा करूँगा तो मेरी पगड़ी की खैर नहीं। उस समय मेरी कोई नहीं सुनेगा, सभी उसी का पक्ष लेंगे। महिला जात जो ठहरी न, इसको कहने दे। इस वक्त सब कुछ सहन करना है, दिल पर भारी पत्थर उठाना है। ये बात अब कुछ दिनों की है। वह आएगी तो मेरे भी पर आएंगे। वह है तो मेरी हैसियत महाराजों जैसी है। वह तो मेरी छाया है। वह नहीं रहेगी तो ओह, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये बात मुझे अभी से नहीं सोचनी चाहिए। उम्र में वह अभी मुझसे 5 वर्ष छोटी है, फिर भी समय किसी की उम्र नहीं देखता। महानंद कोल कहता है कि उसने पत्नी के साथ केवल 20 साल तक ही हम बिस्तरी की है और शादी उसके साथ 9 वर्ष की आयु में की। शादी के बाद वह 20 साल तक मायका में ही रही। जब उसके मकान में एक कोठरी खाली हो गई तो दोनों उसमें रात काटने लगे। वह भी जमाना था, और आजकल उल्टी गंगा बहती है। शादी तय होने से पहले ही आज लड़के वाले से साफ साफ पूछा जाता है कि आपके पास जोड़ी के रहने के लिए कमरा है या नहीं। यही बात उस समय सामने आई जब मैंने बेटे की शादी की। यही कारण है कि मैं मजबूर हो गया मकान की एक और मंजिल चढ़ाने के लिए। इसमें 2-3 कमरे बनाए। जब ये सब हुआ तो बहूजी ने मेरे बेटे को स्वीकार किया। शादी के 10 साल बाद मेरा पहला लड़का हुआ और आजकल देखता हूँ कि चट शादी तो पट बच्चा। हमारी समुदाय में यह एक तरह का अच्छा बदलाव है, किंतु पलायन होने से इसने रिश्तों में दूरियां बढ़ा दी हैं। जोड़ी में प्राइवेसी नहीं रही तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। यहाँ जिसके पास मकान है वही सिकंदर है, नहीं तो बेटा एक जगह रहता है और माँ बाप दूसरी जगह। ये पलायन भी बहू बेटियों के लिए चांदी हो गया, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए कारावास। बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं रह गया है। अपने ही खून की संतान उनकी परवाह किए बिना इनको छोड़े जा रहे हैं, जो बुजुर्ग होम में रहने के लिए विवश हो गए हैं। ये हमारे लिए एक अजीब बात है। इसी से पता चलता है कि मानव मूल्य कैसे बिखर कर रह गए हैं। इस समय हर कोई भगवान से यही मांगता है कि खाने के लिए कुछ दे या न दे, किंतु इस काया को चलने फिरने के अंदाज में रखे, किसी के ऊपर निर्भर न बना दे, होश हवास और टांगों का जोश बरकरार रख दे, नहीं तो अब पूछने वाला कोई नहीं रह गया है। और हाँ, अपना खून तभी तक साथ देगा जब जेब गर्म हो। उसमें ठंडी आ गई तो दोनों का रास्ता अलग अलग। तिस पर भी इस जेब की गर्मी ने यहाँ तरह तरह के बेखेरे खड़ा कर दिए हैं। बहू बेटी की आर्थिक स्थिति सही हो तो उनके लिए बाप के जेब की गर्माहट का कोई महत्व नहीं। वे तो सोचते हैं कि इस वक्त भी उसका पैसा हमारा है और उसके बाद भी यह हमारा है। माँ बाप इसके विपरीत सोचते हैं। उनके अनुसार पैसा ही सब कुछ है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। मरते दम तक पैसे के अभाव से मुक्त रहना चाहिए। फिर भी यह अपने अपने भाग्य का खेल है। किसी के सामने पैसों के लिए हाथ पसारना ही दरिद्रता का दूसरा नाम है। भगवान की कृपा है कि मेरे पास पैसा है और आज तक किसी के पास हाथ पसारने की नौबत नहीं आई। वर्तमान परिस्थितियों में यदि मेरे पास पैसा न होता तो मेरी क्या हालत हुई होती। इस संबंध में भगवान का लाख शुक्र है। मैंने अपनी सारी उम्र बनाया बसाया। श्रीनगर में भी एक आलीशान मकान बनाया, जबकि ये दूसरी बात है कि कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण वहां से पलायन करना पड़ा और इस समय इस किराए के मकान में रहने के लिए विवश हूँ। मुझे कोई अफसोस या दुख नहीं है श्रीनगर से आने का। लोग कहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि से उजड़ गए, किंतु मेरी मान्यता है कि मेरी मातृभूमि पूर्ण भारतवर्ष है। हाँ, दुख तो इस बात का है कि मेरे बनाए मकान को आतंकियों ने जलाया। ये वही मकान है जिसकी एक एक ईंट से मुझे प्यार था। सुना है कि अब ये पूरे खंडहर में बदल गया है और इसका मलबा लुटेरों ने लूटा है। ये कैसी मनस्थिति है, ये कैसा सोच है यहाँ के कुछ लोगों का। अरे, अब की इस तथाकथित मुहिम में कौन सा रोड़ा डाल सकते हैं हम, जिनकी जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या से 2% हो गई है। हमारा देश निकाला करने से इनकी यह मुहिम एकदम कमजोर हो गई है, मानो गुब्बारे से हवा निकल गई है। किसी भी समस्या का समाधान हत्याएं करने से नहीं होता।
समस्याएं आपसी बातचीत से सुलझ सकती हैं, चाहे वह घर की हों, अपने शहर की हों, अपने प्रदेश की हों या संपूर्ण देश की हों। जो हुआ सो गुजरा। इस समय हमारे घर की एक ही समस्या है और वह है अपने मकान की। जो था वह मिस्मार हो गया है या जो है उस पर अपना कोई अधिकार नहीं। आज तक हमारे समुदाय पर इस तरह के कई अत्याचार हुए हैं और 20वीं शती में इसको फिर से दोहराया गया। एक तरह से आतताइयों का ये प्रयोग सफल रहा है। हमने हर वक्त शांति व सहन शक्ति से काम लिया। आज भी हम धैर्य का दामन थामे हैं। सोचने वाले सोचते हैं कि हमने ये गलत किया है। कश्मीर के भाईचारे पर विश्वास करने वाले हमारा वहां न होने के बराबर देख छाती पीटते हैं। नेता लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए कहते हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों को सादर अपने वतन वापस भेजने की व्यवस्था करेंगे और इसी व्यवस्था के रूप में करोड़ों रुपया सिर्फ 4 दीवार के प्लास्टर पर व्यय करते हैं, जिसमें घपला ही घपला है। किंतु हम दूध के जले हैं, छाछ सोच समझकर पीनी पड़ेगी। ओह, यह क्या हो गया मुझे? मैं कहां से कहां पहुंच गया। भगवान को जो मंजूर है वही होगा। सब कुछ तो उसी की करनी है। तेरे या मेरे बस में कुछ नहीं है। हाँ, मेरे बस में वह है। उसी पर मेरा अधिकार है। वही मेरी छाया है। वही अर्धनारीश्वर है। वही शक्ति है। वही मेरी आत्मा है। वही मेरा पथ प्रदर्शन करती है। उसी का दिया हुआ वरदान सब कुछ है। उसी ने मेरे पुरुषत्व को जगाया है। उसकी प्रशंसा किन शब्दों में की जाए, वह तो मेरे पास है ही नहीं। उसको चूमो, 1000 बार चूमो। इस समय उसके साथ तन से तन मिलाने को जी चाहता है। मगर कहाँ है वह? वह तो मुंबई से यहाँ आती ही नहीं। शायद बड़ा शहर देखकर भटक गई है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक यही हाल था उसका अपने गांव में। यहाँ तो उसके पर आ गए और उड़ने पर आ गई। चलिए ठीक है, उसकी भी दुनिया देखने की चाह है, किंतु अंत में उसको यही आना है मेरे पास। जब आएगी तो मैं उसको खूब चूमूंगा। इसके बाद गले लगाऊंगा। कुछ नहीं पूछूंगा कि तुम इतने दिन तक कहाँ थी। दूसरे तीसरे दिन जरूर यह विनती करूंगा कि मुझे अपने हाथ से पकाया खाना खिला दे, चटपटा स्वाद वाला। साथ ही महानंद कौर को भी बुलाऊंगा लंच पर, ताकि वो उसके हाथ से बनाए गुरन खाकर ये न महसूस करे कि अब इनके बनाने वाला कोई नहीं रहा है, विशेषतया हमारे पलायन के बाद, और वह भी अपने घरों में। इतने में बिजली के कौंधने का प्रकाश कमरे में आया और इसी के साथ जोरदार गर्जना हुई। मैं सहम गया। अब तक नन्हे को नींद लगी थी, किंतु इस भयंकर गर्जन के साथ उसका रिरियाना भो शुरू हो गया। मैं पूर्ववत उसको संभालने लगा। इसको छूमकर कहने लगा, न, इस तरह रियाना बंद कर गधे। तेरा नौकर दादाजी अभी दूध पिलाएगा। न जाने क्या हुआ। ये सुनते ही वह चुप हो गया।